था क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही नब्ज पकड़ी मिहिर जी। 5 लाख वोटों, 5 लाख पार का नारा दिया जा रहा था इस बार वाराणसी में जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थकों द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा। लेकिन जीत का अंतर महज सिर्फ 1.5 लाख का रहा। और आपको ये भी बात बता दूं कि जब अजय राय की उम्मीदवारी घोषित हुई थी, उस वक्त अजय राय ने ताल ठोक कर ये कहा था कि लड़ाई होगी और चौचक होगी। चौचक एक बनारस का लोकल जी शब्द है, जी। जिसका मतलब है कि भरपूर लड़ाई होगी। और ये परिणाम में आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि इस बार। और एक और बड़ी खबर, जी जी, और एक और बड़ी खबर, कांग्रेस उम्मीदवार ने स्मृति ईरानी को हरा दिया है। अमेठी सीट से स्मृति ईरानी हार गई है। सुबह से ही जो लगातार रुझान आ रहे थे, और वही तस्वीर यहाँ पर नजर आई। मिहिर जी, हम लगातार इस सीट पर चर्चा भी कर रहे थे। वीआईपी चेहरा, बड़ा चेहरा, कद्दावर नेता के रूप में थी, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। किशोरी लाल को जिस तरह से कांग्रेस ने अचानक से उतारा, अनूप जी, ये तो दो बड़ी खबर है। राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव जीत जाते हैं, और अमेठी से जो ऐसा माना जा रहा था कि वजीर के सामने प्यादे को खड़ा किया गया है, और किशोरी लाल अगर हार भी गए तो कांग्रेस कहती है कि चलिए कोई बात नहीं, बड़ी नहीं, स्मृति ईरानी ने अपनी जीत दोहरा ली। लेकिन उन्होंने स्मृति ईरानी को हरा दिया है। कांग्रेस को क्या लगता है कि इस जीत के बाद, और जो ओवरऑल भी है, 7 सीटें दिख रही है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस आगे चल रही है या बढ़ती हुई लग रहा है कि जीत सकती है? कांग्रेस को नई संजीवनी मिलने वाली है यूपी में? मिल गई मिहिर जी। 5% वोट का इजाफा हुआ है, 5 से 6% वोट का। अगर आप शुरुआती जो वोट पढ़े हैं उनको अगर आप काउंट करें तो, या किसी से जानकार से अगर उसको जानकारी लें तो। लेकिन मैं पहली बात ये कहना चाहूँगा स्मृति ईरानी के बारे में। स्मृति ईरानी पूरी तरह से चाहती थी, पूरी बीजेपी चाहती थी कि राहुल गांधी जो है वो अमेठी से चुनाव लड़े, ताकि उत्तर प्रदेश में लोगों का जो फोकस है वो अमेठी पे शिफ्ट हो जाए और बाकी दूसरी जगहों पर न जाए। लेकिन कांग्रेस ने इस बार रणनीतिक चतुराई की और वहां से उसने किशोरी लाल शर्मा को उतार दिया। एक तो कारण यह है। दूसरा कारण यह है कि अहंकार किसी का नहीं रहता, चाहे वो स्मृति ईरानी का हो और चाहे वो लल्लू सिंह का हो। दोनों के बारे में, दोनों उम्मीदवारों, बीजेपी के इन दोनों उम्मीदवारों के बारे में कहा जाता था कि ये थोड़ा सा इनके अंदर एरोगेंसी है, और ये भी एक बड़ा कारण था जो दोनों की हार का कारण बना है। और अमेठी को कांग्रेस ने एक बार फिर से रिटेन कर लिया है, और किशोरी लाल जो है वो अब प्रतिनिधि होंगे न सिर्फ राहुल गांधी के, बल्कि प्रियंका गांधी के, सोनिया गांधी के, और ये किशोरी लाल ही है। इसमें भी कोई शक नहीं, ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से अभी मार्जिन रहा है वोटों का, स्मृति ईरानी ने इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ पर खूब मेहनत की। चाहे 2014 हो, 2019 के चुनावों में, 2024 में भी वो बार बार ये कहती थी कि मुझे एक एक गली, मुझे एक एक वहां के जो घर भी बनवाया था, उसके घर भी मुझे बहुत अच्छे से याद है, और वहां पर उन्होंने मेहनत की, ऐसा वो बार बार कह रही थी। लेकिन मिहिर जी, जो जीत का एक बड़ा मार्जिन है, किशोरी लाल शर्मा को यहाँ पर लगभग 1,61,266 वोटों से बड़ी जीत मिली है, और ये यही कहीं ना कहीं एक सवाल खड़े करती है। नैना, शिवपूजन हमारे साथ जुड़े हो। शिवपूजन के जरिए वो रहते बेशक पटना में है, लेकिन पूरे देश की राजनीति पे उनकी नजर रहती है। शिवपूजन जी, देखिए, मोदी की गारंटी है, मोदी का चेहरा है, और चुनाव के नतीजे हैं। गुजरात में अमित शाह जीतते हैं 5 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से, और वाराणसी का जब चुनाव होता है तो वाराणसी में इस बार प्रधानमंत्री जी को वोट मिले हैं 6,11,000, जो कि 54% है टोटल पोल का, और ये 14, 19 और 24 3 चुनाव में सबसे कम है। मैं जनता को प्रणाम करता हूँ, जनता को प्रणाम करता हूँ। मोदी जी के प्रति विश्वास का विपक्ष तो पूरा फेल हो गया। बिल्कुल सही है। देखिए, शिवराज चौहान जो कि जी, शिवपूजन जी, मैं कह रहा था कि इस बार जो प्रधानमंत्री जी को वोट मिले हैं वाराणसी में, वो लोएस्ट है उनके 3 चुनावों में, 54% वोट है, और मार्जिन भी लोएस्ट, 1.5 लाख के करीब का अंतर है। उत्तर प्रदेश में स्मृति ईरानी भी चुनाव हार गई, और जो उनकी पार्टी की परफॉर्मेंस है पूरे देश के हिसाब से सबसे खराब यूपी में रहा। तो ऐसा क्या है आपके नजरिए से, नेशनल पर्सपेक्टिव से आप हमें समझाइए कि देश के बाकी हिस्सों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी की गारंटी को स्वीकार नहीं किया? काउ बेल्ट में ही परफॉर्मेंस बहुत उत्साहवर्धक नहीं। पहले तो ये कि जिस हिसाब से बनारस में जो विक्ट्री मार्जिन है, जो नंबर ऑफ वोट्स है जिससे मोदी जी जीत दर्ज कर रहे हैं, ये शायद भाजपा के उन तमाम नेताओं को हतोत्साहित कर सकता है जो मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं। लेकिन इसी को आप कंपेयर कीजिए कि शिवराज सिंह चौहान का विक्ट्री मार्जिन क्या है या अमित शाह का विक्ट्री मार्जिन क्या है। तो क्या इस बात की तस्दीक करता है कि शिवराज सिंह चौहान, जो एक वक्त में कहा जा रहा था कि उनको मुख्यमंत्री ना बना करके पार्टी ने कहीं गलती की, एक नए चेहरे को मध्य प्रदेश में उतार करके एकाएक
एक अब जो विक्ट्री मार्जिन लेकर के शिवराज सिंह चौहान आए हैं या अमित शाह आए हैं, तो क्या ये दो नेता एक फॉर्मेडेबल चैलेंजर के रूप में होंगे? आप बड़ी बात कह रहे हैं, सुनिए दूसरी महत्वपूर्ण बात शिवपूजन यह जी, है मैं कि रोकूंगा। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 1.5 लाख वोटों से अगर प्रधानमंत्री जीतते हैं और उन्हीं की पार्टी के दूसरे कद्दावर नेता अमित शाह 5 लाख से ज्यादा वोटों से, शिवराज सिंह चौहान का मार्जिन भी ज्यादा बड़ा है, तो ऐसे में आप कह रहे हैं कि एक फॉर्मिडेबल चैलेंज की बात आप कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर भी ऐसा हो सकता है। ये हो सकता है, और मुझे लगता है कि जो बातें कही जा रही है कि अलग अलग खेमे में भाजपा, बार बार इस बात का जिक्र हो रहा था, ये भी इस बात का भी जिक्र हो रहा था कि भाजपा के कई कद्दावर नेता हैं जो दरकिनार कहीं ना कहीं महसूस करते हैं अपने आप को। और अमित शाह और मोदी की शिवपूजन जी आपको रोकना चाहेंगे। फिलहाल अभी एक तस्वीर देखिए, ये तस्वीर कांग्रेस नेताओं की आना शुरू हो चुकी है और राहुल गांधी मुस्कुराते हुए, सुप्रिया श्रीनेत मुस्कुराते हुए, प्रियंका गांधी पीली साड़ी में है, और देखिए पीली साड़ी में और एक अलग अंदाज में वो कॉन्फिडेंस जो बॉडी लैंग्वेज बार बार कहते हैं, मुझे लगता है इसका इंतजार बहुत लंबे वक्त से किया जा रहा था मिहिर जी। 2014, 2019 और उसके बाद में एक बड़ी तस्वीर ना सिर्फ इंडिया गठबंधन बल्कि कांग्रेस के लिए भी, जो आप मेरे ख्याल से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए वो आ रहे हैं, इसीलिए 5, साढ़े 5, 6 बजे के आसपास बात थी कि वो एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कांग्रेस मुख्यालय से, जहां पे खड़गे साहब भी होंगे और राहुल गांधी भी होंगे। और अब जो नतीजे आ रहे हैं, पर्टिकुलरली देखिए अभी की खबर है कि अमेठी में स्मृति ईरानी को कांग्रेस उम्मीदवार ने हरा दिया है, तो इससे बड़ी ज्यादा जो एक ये सिंबॉलिक, कुछ जीत जो होती है वो सिंबॉलिक होती है, और प्रधानमंत्री मोदी की जीत सिर्फ 1.5 लाख वोटों से है, तो ये भी एक अपने आप में एक सिंबॉलिज्म है कि देखिए प्रधानमंत्री जिनके, ये देखिए ये कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीरें जहां पर कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। राहुल गांधी को आपने देखा आते हुए, साथ में प्रियंका गांधी उनकी बहन, और आपने देखा होगा कि रायबरेली और अमेठी की एक तरह से उन्होंने कमान संभाल रखी थी कि वहां पे पार्टी के प्रचार प्रसार से लेकर और देश के दूसरे हिस्सों में भी किस तरह। और देखिए प्रियंका गांधी जब आ रही हैं तो मैं आपको जो तस्वीरें हम लोग दिखा रहे हैं उसमें प्रियंका गांधी की भूमिका यहाँ पर बहुत स्पेशल है। प्रियंका गांधी बिल्कुल साधारण लिबास में है, पीले रंग की साड़ी में वो यहाँ पर हैं, और ऐसा लग रहा है कि शायद वो इंतजार कर रही होंगी कि अमेठी का रिजल्ट एक बार क्लियर हो जाए। अभी अब हमारी नजर उस पर बनी हुई है, जैसे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे हम आप तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात पहुंचाएंगे। स्टूडियो में हमारे साथ प्रेम कुमार जी भी मौजूद हो गए हैं, अब वो आ गए हमारे स्टूडियो में, और हमारे सहयोगी अनूप वहां से लखनऊ से हैं और शिवपूजन पटना से बैठे हुए। और अभी हम बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री के वोटों के मार्जिन है। देखिए प्रेम कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए भी बताना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि हमारे बाकी के सहयोगी साथी भी स्क्रीन पे आए, शिवपूजन जी और अनूप जी को भी लेके आइए प्लीज। जो जीत का मार्जिन है प्रेम कुमार जी, प्रधानमंत्री जी जीते हैं 1.5 लाख वोटों से, और जो अमित शाह जीते हैं 5 लाख वोटों से, और शिवराज सिंह चौहान जीते हैं 8 लाख वोटों से। अब प्रधानमंत्री जी का पिछला मार्जिन लगभग 5 लाख के करीब का था, और इस बार नारा यह दिया जा रहा था कि इस बार 5 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीतेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता क्या संदेश देना चाह रही है? बाकी जगहों पे बीजेपी के बल्ले बल्ले, मध्य प्रदेश में 29 के 29 जीत गए, गुजरात में 1 सीट कम हुई है, लेकिन जो बड़ी जीत है अमित शाह की आप देख रहे हैं, लेकिन यूपी ने इस तरह से क्यों बिहेव किया है? देखिए, जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे, ये बात जनता को बिल्कुल पसंद नहीं आई। अपना ऑरा ईश्वर से भी ऊपर करना, और इसका राम लहर सब लोग मान रहे थे कि राम मंदिर का तो असर पड़ेगा। किसी ने ऐसी कल्पना नहीं की थी कि ऐसे रिजल्ट आएंगे। एक बात तो ये हुई कि जो एक हो गया था कि इनविंसिबल है, अजय है, पराजय है नहीं, माने हमें कोई हरा नहीं सकता, मोदी की गारंटी, एक व्यक्तिनिष्ठ राजनीति का जो मजबूत हो रही थी उसको जनता ने चेक एंड बैलेंस किया है। हम ये नहीं कहते कि किसी को बिल्कुल खारिज कर दिया, लेकिन एक तरह से ये खारिज करने जैसा है। अंकुश लगा है। इस पूरे जनादेश को अगर देखिए तो जनादेश किसी के पक्ष में नहीं है, ये जनादेश गुस्सा वाला जनादेश है, ये सत्ता के खिलाफ का जनादेश है। हम ये नहीं कहते किसी दूसरे विपक्ष को दे दिया जनादेश, लेकिन सत्ता के खिलाफ गुस्से का इजहार किया जनता ने, इसको हम ऐसे देखते हैं। लेकिन क्योंकि जो मार्जिन की बात है वो काफी ज्यादा बड़ी है, और जो मिहिर जी का जिस तरफ इशारा था, मुझे लगता है आने वाले वक्त में मैं अनूप हमारे साथ है, इसलिए अनूप जी से मैं पूछना चाहूंगा। अनूप जी ये बताइए, बनारस को तो आप बहुत अच्छे से जानते पहचानते, और कोई आज से नहीं, 2014 की भी बात नहीं, न जाने कितने साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल से आपका वहां पे आना जाना रहना हुआ है।
बनारस की जनता के मन में क्या चल रहा था कि ये वोटों का मार्जिन 1.5 लाख, ये कुछ समझ में नहीं रहा। जबकि बात इस तरह से मोदी जी की पॉपुलैरिटी की हो रही थी, प्रधानमंत्री अपने से कह रहे थे कि ये शहर ने तो काशी ने तो मुझे गोद लिया हुआ है। इसके बाद फिर इस तरह का बर्ताव वोटरों का। और मीर जी सवाल का जवाब दें। और जब हमने देखा, जब रोड शो हुआ इस बार, जब नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहे थे, उसके पहले रोड शो अपने आप में वो अभूतपूर्व कहा जा रहा था, अपने आप में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ दर्ज की गई थी। अनूप जी हमें कुछ इंसाइट वहां का दे सकते हैं, लोगों के मिजाज बता सकते हैं कि आखिर उनके मन में क्या चला, क्या रहा होगा? 2-3 फैक्टर हैं मेहर जी। अगर बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परफॉर्मेंस अगर आशा के अनुरूप नहीं है, तो उसका एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो पहली बार जब 2014 में वो आए थे और काशी के घाट से, मुझे याद है दशाश्वमेध घाट था वो, और दशाश्वमेध घाट पर उन्होंने कहा था कि माँ गंगा ने बुलाया है, और उसके अगले दिन उन्होंने ये बयान दिया था कि काशी को क्योटो बना देंगे। हालांकि मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि काशी के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। आज की काशी और आज से 10-15 साल पहले की काशी में काफ़ी कुछ बदलाव है, लेकिन शायद वो अपेक्षित बदलाव नहीं हुआ जिसके लिए जो काशी की जनता ने उम्मीदें लगा रखी थी प्रधानमंत्री से। आपको बता दूं कि जो आपका काशी का जो वो है एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट के आसपास बाहर से लोगों ने आके ज़मीनें खरीदी, सब कुछ किया, लेकिन उनके हिसाब से वो विकास नहीं हुआ। इसके अलावा इस बार जो वोट पड़े, अब वो आपको पता है कि किस तरह से, किस माहौल में वोट पड़े हैं। और अजय राय ने इस बार, जो कि वहाँ के जमीनी नेता हैं और आज से नहीं पिछले 25-30 सालों से मैं उनको देख रहा हूँ, वो हर घर को जानते हैं, हर घर जाते हैं। जैसे जो 2014 में नारा लगा था हर घर घर मोदी, हर हर मोदी, तो एक तरह से अजय राय के लिए भी ये कहा जा सकता है कि वो बनारस के गली गली घर घर से लोगों को से जुड़े हुए हैं। तो इस बार अजय राय ने बहुत अच्छी फाइट लड़ी है और वोट परसेंटेज जो कम हुआ वो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हुआ। ये ठीक उसी तरह से हुआ जब 2009 में मुरली मनोहर जोशी जो है वो लगभग हारने जा रहे थे मुख्तार अंसारी से, और 3 बजे के बाद जो है एक अपील की गई, और अपील करने के बाद जो है इनका वोटर बीजेपी वहाँ का निकला और उसने वोट की, तब जाके मुरली मनोहर जोशी 10 या 12 हज़ार वोट मतों से जीत पाए थे। इस बार भी ऐसा ही हुआ, इनके कार्यकर्ता अपने लोगों को निकाल नहीं पाए, उन्हें लगा था अरे तो मोदी जी हैं, 5 लाख पार है, कुछ इस तरह का माहौल था। इनके वोटर जो है नहीं निकले, लेकिन अजय राय के वोटर सारे निकले, जो पिछली बार निकले थे वो भी। और इसके अलावा इस बार जो एक समीकरण समाजवादी पार्टी के साथ बन गया कि समाजवादी पार्टी का गठबंधन एक ऐसी पार्टी से हुआ है, नेशनल पार्टी से, जो केंद्र में सरकार बना सकती है, और शायद ये फैक्टर भी काम किया जिसकी वजह से इस बार जो एक और मतों का बात जरूर परसेंटेज आगे बहुत हम बढ़ गया। चर्चा करेंगे मुझे लगता है मिहिर जी, क्योंकि चाहे बात अयोध्या हो, अयोध्या के बाद में बड़े स्तर पे बात कही गई काशी और मथुरा की, और ये तीनों ही जो महत्वपूर्ण स्थान है वो उत्तर प्रदेश में है। क्या ये वाला भी मैजिक नजर नहीं आया है? उत्तर प्रदेश ये में वाला इस भी? बार का जो जनादेश है, पूरे देश की बात अभी बाद में करेंगे, जो यूपी का जनादेश है उसमें 2-3 चीजें अहम है। शुरू से देखिए, पहला तो अयोध्या का मुद्दा जो है राम मंदिर का, उसका जितना एक हाइप बना था जनवरी 22 तारीख के बाद, वो ऐसे लग रहा था कि इस बार पूरा का पूरा डायरेक्शन, और जो भी प्रेम कुमार कह रहे थे उसमें एक बड़ी बात थी, ये वहाँ के लोगों से, कई लोगों से आप बात करिए तो लोगों को, कुछ लोगों को इस बात पे ऐतराज था कि जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे, राम को लाने वाले आप कौन होते हैं, भगवान तो खुद आएंगे। मुझे लगता है मिहिर जी इसमें ये भी हो जाता है क्योंकि ये वो स्थान है जिसके लिए जो बाहर से आए हुए शिव लोग पूजन हैं, कुछ कहना चाहते हैं, मैं उनका उनकी बात सुन इंटरेस्ट लेता हूँ। जरूर है। स्थानीय लोगों के मुद्दे शायद कुछ और होंगे। शिव पूजन शिव जी। पूजन मिहिर जी, कुछ वक्त के लिए मैं उत्तर प्रदेश में भी चुनाव को कवर किया है। जी, याद जी। होगा आपको 2017 में एक नारा दिया गया था कि यूपी के छोरे, यानी कि अखिलेश के लिए और राहुल गांधी के लिए। मुझे लगता है कि उस वक्त की मुहिम शायद अभी रंग लाई है। वजह साफ है कि देखिए, जो पॉकेट बरो कहा जाता था कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस वहां से काबिज होती थी, और उसके बाद एकाएक पिछले 10 साल में हमने देखा कि एक लल हुआ, कांग्रेस ने अपने गढ़ को वापस लिया, और इसका आपको दूरगामी परिणाम देखने को मिलेगा आगे आने वाला जो विधानसभा का चुनाव होगा वहाँ। दूसरी अहम बात यह है कि यहाँ पर रिवर्स कंसोलिडेशन हमने होते नहीं देखा। हमने ये नहीं देखा कि जो वोटर बड़ी तादाद में घर से बाहर निकले, कहीं ना कहीं भाजपा ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास से लबरेज रही, जिस वजह से कि वोटर टर्नआउट हमने देखा 2019 की तुलना में 2024 में काफ़ी कम हुआ, और इसी का खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा, चाहे हम बिहार की बात कर लें या उत्तर प्रदेश की हम बात कर लें। दूसरी तरफ हमने देखा था कि ज़बरदस्त कंसोलिडेशन था, उनके वोटर्स बाहर निकले और उन्होंने वोट कास्ट किया। ठीक है।